क्या आप भी जानना चाहते हैं कि अगर आपने ग्लैक्सोस्मिथ पाकिस्तान लिमिटेड में फार्मास्यूटिकल की कंपनी है 2010 में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो आपको ये कंपनी हर साल कितना डिविडेंड देती, कितना बोनस देती, आपका टोटल कैपिटल गेन कितना होता, टोटल डिविडेंड कितना बनता, आपका टोटल एनुअलाइज रिटर्न कितना बनता, टैक्स कितना कटता और डॉलर में आपका कितना रिटर्न बनता। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी इस वीडियो में। शुरू करते हैं जी। तो ग्लैक्सो की हम केस स्टडी करेंगे जिसमें हम ये जानेंगे कि अगर हम इसमें 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं 2010 में 2/1/2010 को, तो फिर हमें हर साल ये कंपनी क्या कुछ देती है और फिर फाइनल में हम बात करेंगे रिटर्न समरी की। तो शुरू करते हैं। 1 लाख रुपया हम इन्वेस्ट करते हैं जी 2/1/2010 को। उस वक्त शेयर की प्राइस होती है 101 तकरीबन और शेयर हमें मिलते हैं 990। ठीक है जी। 2010 में ये कंपनी हमें एक डिविडेंड देती है 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 4900, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2011 में ये कंपनी हमें एक बोनस देती है जिसके बाद हमारे शेयर बढ़कर हो जाते हैं 1138 और 2011 में हमें एक डिविडेंड भी ले लेते हैं 4 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 3900 रुपया, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2012 में ये कंपनी हमें एक बोनस देती है जिसके बाद शेयर हमारे बढ़कर हो जाते हैं 1252 और 2012 में ये कंपनी हमें एक डिविडेंड देती है 4 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 4500 रुपया, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2013 में ये कंपनी हमें एक बोनस देती है जिसके बाद शेयर बढ़कर हो जाते हैं 1377 और 2013 में ये कंपनी हमें एक डिविडेंड देती है 4 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 5000 रुपया। इसी तरह आगे चलते हैं 2014 में। तो 2014 में ये कंपनी हमें एक बोनस देती है जिसके बाद शेयर बढ़कर हो जाते हैं 1515 और एक डिविडेंड देती है 3 रुपये 3.5 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 4800 रुपये, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2015 में ये कंपनी हमें एक डिविडेंड देती है 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 7576, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2016 में भी ये कंपनी हमें 4 रुपये पर शेयर के हिसाब से एक डिविडेंड देती है जिसकी वैल्यू बनती है 6000 रुपया। 2017 में यह कंपनी हमें 2 डिविडेंड देती है 6 रुपये का और 3 रुपये का, जिसकी वैल्यू बनती है 9000 रुपया और 4500 रुपया, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। इसी तरह 2018 में ये कंपनी हमें 4 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है, क्योंकि हमारे पास शेयर आगे 1515, तो ये हमारे पास अमाउंट बनती है 6000 रुपया, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2019 में यह कंपनी हमें 7 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है जिसकी वैल्यू बनती है 10,000 रुपया, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2020 में यह कंपनी हमें 6 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है जिसकी वैल्यू बनती है 9,000 रुपया, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। इसी तरह 2021 में यह कंपनी हमें 6.5 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है जिसकी वैल्यू बनती है 9800 रुपया, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। 2022 में यह कंपनी हमें 7 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 10,000 रुपया। इसी तरह 2023 में 24 में ये कंपनी हमें ना कोई डिविडेंड देती है ना कोई बोनस देती है और फिर 2025 में ये कंपनी हमें 2 डिविडेंड देती है 10 रुपये का और 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 15,000 रुपया और तकरीबन 7500 रुपया। तो यहाँ तक हमने देखा कि 2010 में हमने इन्वेस्टमेंट की है और हर साल इस कंपनी ने हमें कितना डिविडेंड दिया है, कितना बोनस दिया है और जो साल इसमें मिस हुए हैं वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। ठीक है जी। जो डेट जहाँ पे नहीं लिखी उस साल इस कंपनी ने हमें कुछ भी नहीं दिया। अभी हम बात करेंगे रिटर्न समरी की। तो हमारे पास शेयर है 1515 हो गए शेयर जनवरी 2010 से लेकर 13 मार्च 2026 तक। तो प्राइस है इसकी 13 मार्च 2026 को तकरीबन 323 रुपये। तो वैल्यू इसकी बनती है 4,99,000 रुपया। तो कास्ट हमारी कितनी आई है 1 लाख रुपया, क्योंकि हमने जनवरी के महीने में 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। तो आज अगर हम इसे सेल करते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट आता है 3,99,000 रुपया। डिविडेंड की मद में हमने आज तक 1,19,000 रुपया जो है वो रिसीव कर चुके हैं हम। तो टोटल गेन हमारा कितना हुआ तकरीबन 5,09,000 रुपये का। तो एनुअलाइज रिटर्न कितना बना इसका 14.20%, क्योंकि ये देखिए हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की है उसके बाद हमने डिविडेंड लेना शुरू कर दिया है इसमें। ठीक है। तो इसका बना एनुअलाइज रिटर्न जिसे हम XIRR भी बोलते हैं 14.20%। ये अहम चीज़ है, इसी की बेस पे आप सेम सेक्टर की दूसरी कंपनियों के साथ या दूसरे सेक्टर की कंपनियों के साथ या दूसरी एसेट क्लास के साथ इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो बात होगी हमारी
ग्रॉस प्रॉफिट की। तो अभी हम बात करेंगे टैक्स की। डिविडेंड हमने ले लिया 1,19,000 रुपये का, इस पर हमने 15% टैक्स भी देना है। ठीक है, तो टैक्स की अमाउंट हमारी कट गई, तो आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट बनती है तकरीबन 1,00,000 रुपया। कैपिटल गेन अगर हम इसे आज सेल करते हैं तो अनरियलाइज प्रॉफिट हमारे पास आएगा 3,99,000 रुपया। इस पे भी हमारा टैक्स कट गया 58,000 रुपये का 15% के हिसाब से, और आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट बनेगी 3,31,000 रुपया। तो ग्रास में हमारे पास तकरीबन 5,00,000 रुपये का आ गया प्रॉफिट, और आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट बनती है तकरीबन 4,32,000 रुपये की। इस पे हमने 76,000 रुपये का टैक्स दे दिया। ठीक है जी। यहाँ आपने एक बात जहन में रखनी है कि एनसीसीपीएल की फ़ीस, सीडीसी की फ़ीस, ब्रोकर का कमीशन और कोई भी टैक्स हो वो मैंने ऐड नहीं किया, वो भी थोड़ी बहुत अमाउंट बनती है। और दूसरे नंबर पे डिविडेंड के मद में ये जो टैक्स है 15%, ये भी कम या ज़्यादा हो सकता है। ये मैंने रफली लिखा है कि 15% ही यूजली होता है, डिपेंड करता है एफबीआर की पॉलिसी पे। और कैपिटल गेन भी पे जो टैक्स है वो भी एफबीआर की पॉलिसी पे डिपेंड करता है कि आपने शेयर को किस साल परचेज किया और उस साल एफबीआर की क्या पॉलिसी थी लॉन्ग टर्म के लिए। ये टैक्स जो है ये भी कम या ज़्यादा हो सकता है कैपिटल गेन पे। ये लॉन्ग टर्म में ज़ीरो भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपने शेयर को किस साल परचेज किया। इन्फ्लेशन को मैंने एडजस्ट नहीं किया क्योंकि हम पास की बात कर रहे हैं। अगर हम फ्यूचर की बात करेंगे तो इन्फ्लेशन को ज़रूर एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ हम बात करेंगे जी डॉलर में रिटर्न की। तो शेयर हमारे पास आ गए 1515, प्राइस है इसकी 323, 13 मार्च वाले दिन। ठीक है जी। तो डॉलर में इसकी वैल्यू बनती है जी $1753। कास्ट हमारी कितनी है, ये $1184, क्योंकि हमने 1,00,000 रुपये लगाया है 2010 को, तो जनवरी के महीने में 1,00,000 की वैल्यू थी तकरीबन 1184। ठीक है। तो अनरियलाइज प्रॉफिट हमारा कितना बना, $568 का। डिविडेंड की मद में हमने आज तक $901 जो है वो रिसीव कर चुके हैं हम, क्योंकि डिविडेंड हम हर साल ले रहे थे, इसलिए हर साल जो भी डिविडेंड की वैल्यू पीकेआर में थी उस डेट को जो भी डॉलर की वैल्यू बनती थी उस सब को हमने जमा कर लिया, और हमारे पास $901 जो है वो बने हैं डिविडेंड की मद में। टोटल गेन हमारे पास आ गया $1,470 का, 124%। तो एनुअलाइज रिटर्न हमारा बना XIRR 6.70%। ठीक है जी। तो ग्लैक्सो की हमने केस स्टडी करी, जिसमें हमने ये जाना कि अगर हम इसमें 1,00,000 रुपया लगाते 2010 में तो हमें फाइनल रिटर्न में पीकेआर में इतना रिटर्न बनता, डॉलर में इतना बनता, और टैक्स हमारा यूजली इतना करता। ठीक है। केस स्टडी करने का पर्पज़ यही होता है कि हमें पता चल सके कि पास में इस कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही है, और अगर हम इसमें पैसा लगाते तो आज हमारा अल्टीमेटली पैसा जो है वो कितना बन चुका होता। क्योंकि हमें शेयर से दो ही तरह का प्रॉफिट होता है, एक डिविडेंड की मद में और दूसरा कैपिटल गेन की मद में। ठीक है जी। तो ये देखें, अगर आप इसी को फ्यूचर में ले जाएं कि अगर कंपनी के पे आउट सेम टाइप के रहते हैं, कंपनी की प्राइस गेन भी सेम टाइप की ही रहती है पास की तरह, तो हमें इससे मिलता जुलता रिटर्न ही अगले 15 सालों में 20 सालों में मिलेगा। डिपेंड करता है कि कंपनी की अगर प्राइस बढ़ती है और ज़्यादा होती है पास से तो हमें रिटर्न अच्छे मिलेंगे, कैपिटल गेन अच्छा हो जाएगा। डिविडेंड अगर हमें ये कंपनी ज़्यादा देती है तो हमारा गेन फिर भी बढ़ जाएगा। तो ये थी केस स्टडी ग्लैक्सो की। कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें।